क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं, ठीक है। 36 में देखो क्या क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए पूछ रहा है। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना कैसे। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस ईडी दे रखा है, बैलेंस बीडी दे रखा है, ब्रॉट डाउन, ठीक है। ब्रॉट डाउन इसमें तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो कहां जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है तो वो भी नहीं लिखना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है, देखो सब्सक्रिप्शन ना मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे। वैसे अगर आप लिखोगे ना तो ये सबसे ऊपर आएगा सब्सक्रिप्शन, उसके बाद बाकी चीजें आएगी। तो सब्सक्रिप्शन मैंने ये लिख रखा है, तो इसको ध्यान से देख लेना। देखो सब्सक्रिप्शन इसने मेरे को दिया हुआ 1,11,500, मैंने इसको अंदर लिखा है क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट मेरे को गिवन दे रखी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की बारी आएगी जब देखेंगे। अभी मैंने सब्सक्रिप्शन लिख के यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, कहता है फी फ्रॉम नॉन मेंबर। फी फ्रॉम नॉन मेंबर हमारी एंट्रेंस फी है। फी फ्रॉम नॉन मेंबर हमारी क्या है, एंट्रेंस फी है। तो मैं उसको सीधे सीधे कहां पे लिखूंगा, मैं इनकम साइड पे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपीस दे रखा है। गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपीस दे रखा है भाई, 1 लाख गवर्नमेंट ग्रांट मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप बोलोगे आपने जब थ्योरी कराई थी तो आपने बोला था गवर्नमेंट ग्रांट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें फंड मिलता है, तो वो तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, लेकिन ये हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया। देखो आप क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जब देखोगे ना तो वहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर नॉट स्पेसिफिक पर्पस। जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जर्नल हो गया, ठीक है। तो जर्नल वाली चीजें कहाँ पे आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। अब गवर्नमेंट ग्रांट है तो इसका मतलब क्या होगी, मेरी इनकम होगी, इसलिए मैंने इसको कौन सी साइड लिख दिया, मैंने इसको इनकम साइड लिख दिया। अरे एक चीज गलत हो गई है, सॉरी, मैंने इसको ना 11th वाला याद करके लिख दिया है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। ये वाली साइड मेरी इनकम, और ये वाली साइड मेरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट की बात होगी, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। इसने गवर्नमेंट ग्रांट के बाद दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। आपको पता है स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि उसके आगे क्या बोल दिया, बिल्डिंग फंड। अगर उसने सिर्फ बोला होता डोनेशन तो आता हमारा यहाँ पे, लेकिन उसने बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो कहां पे जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट 3800, इंटरेस्ट बोल रहा है भाई, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वही रिसिप्ट है कि पेमेंट है, कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे। अगर रिसिप्ट साइड लिखा है तो आपकी इनकम, अगर पेमेंट साइड लिखा है तो आपका एक्सपेंस। तो इसने हमारे कौन सी साइड लिख रखा है, हमें इसमें लिख रखा है रिसिप्ट साइड में, यानी कि हमारी क्या है, इनकम है, ये लिख दिया इंटरेस्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सैलरी ऑफ नर्सेस। सैलरी ऑफ नर्सेस ऑनोरेरियम पढ़ा था आपने, सैलरी ऑफ नर्सेस ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे हम दिखाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड हमारी डेबिट साइड होती है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड पे आपके सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आएगी। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, उसके बाद इसने दे रखा है मुझे बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प। पेमेंट करिए बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, नॉर्मल आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी का एक्सपेंस है, तो हम इसे कहां पे दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, रेंट रेट एंड टैक्सेस। आपको पता है रेंट भी आपका कौन सा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो रेंट रेट टैक्सेस भी आप एक्सपेंडिचर साइड दिखा दोगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार, देखो कार की बात होगी, कार का मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट्स, यानी कि कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगी। उसके बाद एक्सपेंस ऑफ कार, देखो एक्सपेंस ऑफ कार, एक्सपेंस ऑफ कार, देखो एक्सपेंस लिखा हुआ है तो कोई एसेट्स नहीं है, इसलिए कहां पे एक्सपेंडिचर साइड। लेकिन याद रखना अगर हमने कोई कार परचेस करी होती और उस टाइम एक्सपेंस किया होता तो वो किस में ऐड हो जाता, वो हमारी फिक्स एसेट्स के अंदर ऐड हो जाता, यानी कार के अंदर ही ऐड कर देते। लेकिन इसने अलग से बोला हुआ है तो इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसलिए हमें एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना पड़ेगा। अगर कार खरीदते वक्त होता तो उसमें ऐड करते, लेकिन खरीदते वक्त नहीं हुआ इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि मेडिसिन वगैरह का खर्चा एक्सपेंस हुआ है, हमने दिखा दिया। कंज्यूमेबल आइटम पढ़ा था, कंज्यूमेबल आइटम ही है, ड्रग एक्सपेंस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, वरना आप यहाँ पे लिख के टोटल करके बाहर लिखना, यहाँ पे लिखना क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट भी है, लेकिन मैंने बाहर लिख दिया, आप अंदर लिख के टोटल करके लिखना।
ठीक है। अब इसके बाद और क्या दे रखा है इसने, बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि कैश एट बैंक कहलाता है या कैश इन हैंड कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। गलती से मेरा 10,000 रुपए बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला था, लेकिन मैंने ऐड किस में कर दिया, सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया। देखो सब्सक्रिप्शन मैंने अंदर लिख दिया था ना क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट थी, मैंने पहले पढ़ लिया था। सब्सक्रिप्शन के 1,11,500 मैंने यहाँ लिखे। अब उसने बोला गलती से 10,000 डाल दे बिल्डिंग का डोनेशन, तो क्या करो, निकाल दो बाहर, लेस कर दो डोनेशन 10,000, जो अमाउंट बची वो सीधे ये सब्सक्रिप्शन की बाहर लिख दी हमने। ठीक है। और दूसरी अगर इसकी एंट्री मैं करूं, बैलेंस शीट मेरे को बनानी होती तो मैं क्या करता, बिल्डिंग के लिए डोनेशन का 10,000 तो मैं बिल्डिंग फंड में ऐड कर देता उसको। याद रखना ये डोनेशन यहां से लेस होके बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाता बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। और क्या दे रखा है भाई इसने, और दे रखा है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। देखो कंज्यूमेबल आइटम पड़ा था ना, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, यानी कि इस साल का खर्चा है, करंट ईयर से रिलेट रहता है, तो इस साल का खर्चा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों आइटम यहाँ पे ऐड होके बाहर लिखे जाएंगे। ठीक है। तो मैंने 12,800 बाहर लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे ऐड करके मैंने दिखा दिया, ये सी का खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए एक्सपेंस यहाँ पे आएगा ये। ठीक है। और क्या दे रखा है इसने, कहता है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो पहले बता रहे थे मैंने, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है इसलिए यहाँ पे आया, अदरवाइज बैलेंस शीट में आता। अब देखो आप टोटल करना, इस वाली साइड का टोटल करना और इस वाली साइड का टोटल करना। इस वाली साइड का टोटल करोगे तो 2,32,300 आएगा मेरा। ठीक है। और जब मैं इस वाली साइड का टोटल करूंगा तो 2,87,400, यानी कि मेरा खर्चा 2,87,400 हो रहा है, लेकिन मेरी इनकम 2,32,300 ही हो रही है ना। पैसा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस किस नाम से दिखाते हैं, डेफिसिट के नाम से दिखाते हैं। तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो क्रेडिट साइड में दिखना पड़ेगा, किस नाम से, डेफिसिट के नाम से 55,100। ये आपका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 37 में रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हर बार की तरह। सबसे पहले दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दो दे रखे हैं, एक 2017 टू 18 और एक 18 टू 19। 2017 टू 18 की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। और आपका करंट ईयर कौन सा है, 2018 टू 19। तो सीधे सीधे जो सब्सक्रिप्शन आप उठाओगे कौन सा उठाओगे, 2018 टू 19 वाला उठाओगे। याद रखना 2018 टू 19 वाला उठाओगे, पिछले साल वाला मत उठा लेना, या दोनों को ऐड करके भी मत उठाना। अगर दोनों को ऐड करके उठाओगे तो पहले पिछले साल वाला खुद ही लेस करना पड़ेगा। अगर मैं सीधे करंट ईयर पे उठाता हूं तो पिछले साल वाला लेस करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने सब्सक्रिप्शन उठा लिया। फिर उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, इसने डोनेशन दे रखा है, सिर्फ डोनेशन बोला है, सिर्फ डोनेशन बोला है। मैंने बोला अगर डोनेशन बोला तो इसका मतलब कौन सा होगा, जनरल होगा, और जनरल वाला इसमें आएगा। डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा, कोई पर्पस नहीं लिखा, तो सिंपल जनरल डोनेशन कहलाएगा, जो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ये मैंने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद इसने मेरे को क्या बोल रखा है, इसने एंट्रेंस फी बोल रखी है। एंट्रेंस फी आपको पता है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, इसलिए हमने इनकम साइड पे इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया। अब उसके बाद कहता है सैलरी एंड वेजेस। भाई सैलरी एंड वेजेस एडजस्टमेंट दे रखी है इसलिए मैंने इसको अंदर लिखा है। 1,60,000 दिया हुआ है, 1,60,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, देखो ऑफिस एक्सपेंस 35,000 दिया हुआ है, भाई 35,000 ये हमने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है मेरे को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दे रखा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है भाई, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका कंज्यूमेबल आइटम में भी आ सकता है और एक आपका एसेट्स भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमेबल आइटम है या एसेट्स है, ये आपको देखो इस पे डेप्रिसिएशन बोला है तो इसका मतलब ये एसेट्स है। अगर नहीं बोलता तो कंज्यूमेबल आइटम के अंदर आ जाता है, वैसे ज्यादातर एसेट्स के अंदर ही आता है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से देख के करना। ठीक है। अगर इसकी अमाउंट ज्यादा बड़ी दी हुई है तो ये एसेट्स ही हो गई ज्यादातर। तो भाई एसेट दे रखी है तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे कहां पे जाएगी, मेरी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी।
उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, टेलीफोन चार्ज बोल रखा है। टेलीफोन चार्ज भाई आपको पता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो भी यहीं पे आएगा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है इसने, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारे आइटम लिख दिए। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा है, ये बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड के नाम से। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है करंट ईयर का, ठीक है, उसने क्लियरली बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 55,000 है। अगर इसने सिर्फ बोला होता कि साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब पिछले साल का भी इसके अंदर इंक्लूड होता, लेकिन इसने बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर बोल दो या करंट ईयर बोल दो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ठीक है, इस साल का क्लियर बोला हुआ है, इसलिए हमने क्या करा, ऐड कर दिया। 3,50,000 पहले से दिए हुए थे सब्सक्रिप्शन के, जो हमने करंट ईयर के उठा लिए थे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बोल रहा है करंट ईयर का इतना है, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करे, नहीं करे तो फिर भी कर लेना और समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। भाई आपको पता है करंट ईयर की चीजें आती है, सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है, तो हमने दोनों को ऐड करा और बाहर लिख दिया। उसके बाद कहता है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना बोला हुआ है, 25% बोला हुआ है। 3,40,000 के दिए हुए थे, 3,40,000 का 25% निकाल लेना, 85,000 आएगा, जो हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं कह रहा, कहता है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो भाई प्रिपेयर करते हैं, दो सारी चीजें लिख दी, एडजस्टमेंट कर दी। अब एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। उस साइड का टोटल क्या, 5,35,000 आ गया, 5,35,000। इस साइड का टोटल करते हैं तो 4,41,000 आ रहा है, यानी कि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, मेरी इनकम ज्यादा है। इस साइड का टोटल 5,35,000, इस साइड का टोटल 4,41,000, यानी कि एक्सपेंस कम इनकम ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हैं, सरप्लस के नाम से लिखते हैं। कितना प्रॉफिट आ रहा है, 94,000 आ रहा है, तो इस साइड हम उसको शो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। देखो 38 ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एंट्रेंस फी 2 दे रखी है इसने, एक 2017 to 18 और एक 18 to 19। तो हमें जो एंट्रेंस फी चाहिए करंट ईयर की चाहिए, तो करंट ईयर की कौन सी है, 18 to 19 वाली है, 18 to 19 वाली है। 18 to 19 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप 18 to 19 नहीं लेते हो तो आपको दोनों का टोटल लेना पड़ेगा और फिर पिछले साल वाला लेस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया 18 to 19 का लेना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन उसने 3 डेट दे रखी है, 17 to 18, 18 to 19 और 19 to 20। तो हमने क्या करा, 18 to 19 ले लिया, 18 से 19 का ले लिया। क्यों भाई, 18 से 19 का सब्सक्रिप्शन क्यों लिया है हमने, 18 से 19 का इसलिए लिया है कि अगर हम तीनों का टोटल लेंगे, अगर हम 1,05,000 ले लेंगे तो हमें एडवांस भी लेस करना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी लेस करना पड़ेगा। भाई उनको लेस करने से अच्छा इस साल का जब उसने क्लियर दिया हुआ है कि भाई आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन इतना मिला है, तो वही उठाओ, है ना। तो हमने क्या करा, 18 to 19 का सब्सक्रिप्शन उठा लिया। उसके साथ उसने एक लाइन और दे रखी है, उसके आगे लिखा हुआ है 90%। उसके आगे 90% लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अमाउंट दी हुई है सब्सक्रिप्शन की वो 90% है। भाई करंट ईयर का 90% मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है, 10% क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। ये कह रहा है 90% है, 90% सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है, तो इसका मतलब 10% आउटस्टैंडिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, 10% निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने डोनेशन दे रखा है। अच्छा, उसके बाद उसने लाइफ मेंबरशिप फी दे रखी है। आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, और कैपिटल रिसिप्ट कहां पे जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, लायबिलिटी साइड। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, डोनेशन दे रखा है। डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमारा सिंपल डोनेशन है, और सिंपल डोनेशन किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगा, तो ये लिख दिया हमने डोनेशन।
फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा है, उसने डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है। देखो डोनेशन क्या है, टूर्नामेंट लगा दिया तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, देखो सब्सक्रिप्शन को भी इसने दो टाइप में बांट दिया, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। इस वाले सब्सक्रिप्शन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस वाले के आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पार्टी के लिए मिला है, तो स्पेसिफिक हो गया, वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाना वो बैलेंस शीट में शो करना है। फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी 8% लिखा हुआ है उसके आगे, याद रखना इंटरेस्ट ऑन एफडी 8% लिखा हुआ है, और अमाउंट दी हुई है 2400। भाई मैंने एफडी का इंटरेस्ट 8% लिखा हुआ था, 8% लिखा हुआ था, जैसे मैंने उसके आगे 8% देखा वैसे मैं सीधे चला गया एफडी देखने। मैंने देखा भाई दूसरी साइड पे मेरे को एफडी दे रखी है कितने की, 1,20,000 की, और वो भी कब खरीदी है मैंने, वो खरीदी है मैंने अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को खरीदी है एफडी। भाई 1 अक्टूबर को एफडी खरीदी थी मैंने कितने की, 1,20,000 रुपए की। भाई 1,20,000 का मैंने सीधे सीधे पहले 8% निकाला, 1,20,000 का मैंने 8% निकाला। भाई 8% निकालने के बाद मैंने देखा क्या मेरा 8% 2400 हो रहा है, मैंने 8% निकाल के देखा 2400 नहीं हो रहा। फिर मैंने उसमें डेट गिवन दे रखी है, मैंने डेट देखी कि भाई डेट 6 महीने की है, फिर मैंने उसको 6/12 से डिवाइड किया तो मेरा जो निकल के आया वो है 4800। लेकिन मेरे को जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दे रखा है सिर्फ 2400। ठीक है, मैंने एफडी से इंटरेस्ट निकाल के देखा तो 4800 आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा सिर्फ 2400 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कितना, 2400, क्योंकि मेरी एफडी पे टोटल मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 4800, लेकिन मिला कितना, 2400, तो इसका मतलब क्या है, 2400 मेरा हिडन था, आउटस्टैंडिंग था। जब याद रखना जब भी ऐसे परसेंटेज दे देगा ना इंटरेस्ट के आगे, तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकाल के देखोगे, ये हिडन एडजस्टमेंट होती है जो आपको चेक करनी पड़ती है। फिर उसके आगे देखो उसने क्या दे रखा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है, आपको पता है स्पेशल रिसिप्ट है, कहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें, सॉरी इनकम साइड पे लिखनी पड़ेगी, स्पेशल रिसिप्ट है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल करी थी। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए क्या है, आपके लिए एसेट्स है, ठीक है, उसकी सेल करी थी, उसकी बुक वैल्यू 1200 थी, लेकिन उसको सेल करा है सिर्फ 500 रुपए में। तो याद रखना अगर उसकी सेल करी है तो आपने अभी पीछे कुछ क्वेश्चन करे थे, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल करी तो बैलेंस शीट में होगी वो सेल, मतलब वहां पे एडलेस किया जाएगा। यहाँ पे तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ है वो दिखाया जाएगा, या डेप्रिसिएशन लगा वो दिखाया जाएगा, या लॉस दिखाया जाएगा। तो देखो उसकी बुक वैल्यू उसने जो मेरे को गिवन दे रखी है वो दे रखी है 1200 रुपए, कह रहा है 1200 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल 500 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 700 रुपए का मुझे लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आता, लेकिन मेरे को लॉस हुआ है इसलिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। याद रखना उसकी सेल नहीं लिखनी है, उसका प्रॉफिट या लॉस लिखना है, तो मैंने लॉस को लिख दिया। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है भाई मुझे लोकल रेंट दे रखा है। अब देखो रिसिप्ट साइड दिया है लोकल रेंट, अगर पेमेंट साइड दिया होता तो पे करा होता, लेकिन रिसिप्ट साइड दिया है इसलिए मेरा लोकल रेंट यहाँ पे आया है। ठीक है, और लोकल रेंट के साथ भी उसने एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही, कहता है लोकल रेंट 6800 था, जिसमें इंक्लूड है 600 फॉर 2017 to 18। भाई 6,800 रुपए लोकल रेंट है, और बोल भी दिया कि 600 रुपए पिछले साल के है, तो हमें तो पिछले साल का चाहिए ही नहीं ना, हमें तो करंट ईयर का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग के नाम से। तो 6800 में से 600 लेस करोगे, 6200 रुपया बाहर लिख दोगे। फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा है, देखो अब दूसरी साइड पेमेंट साइड पे आ जाओ। पेमेंट साइड पे उसने क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले रेंट दे रखा है, यानी कि हमने किसी को रेंट दिया है, रेंट के आगे अमाउंट लिखी हुई है 60,000, भाई लिख दी मैंने 60,000, लेकिन नीचे उसमें एडजस्टमेंट दी हुई है, कहता है इंक्लूड हो रखे हैं 15,000 2017 to 18 के, पिछले साल के 15,000 ऐड हो रखे हैं, तो क्या करने पड़ेंगे, पिछले साल का पैसा तो चाहिए ही नहीं, तो लेस करना पड़ेगा किस नाम से, ये लेस करना पड़ेगा मैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग के नाम से। ठीक है, तो 45,000 हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद उसने इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट भी 60,000 ही दे रखी है, और कह रहा है कि भाई उसमें इंक्लूड है 15,000 रुपए फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2019 to 20 का ऐड कर रखा है 15,000, कि भाई नेक्स्ट ईयर का ऐड कर रखा है, तो एडवांस हमने एडवांस पे कर दिया है, तो इसका मतलब क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है।
15,000 प्रीपेड है तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट ईयर से मतलब है और ये 15,000 रुपये आने वाले साल के है, तो लेस करके हमें इसको भी बाहर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसने क्या दे रखा है भाई, इसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको पता है एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर भी एसेट्स है, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और परचेज भी 31 मार्च 2019 को किया है, तो डेप्रिसिएशन लगने का भी सवाल नहीं उठता। फिर उसके बाद एफडी दे रखी है 1,20,000 रुपए की। एफडी भी कहाँ पे जाएगी, मेरी बैलेंस शीट में जाएगी। देखो एफडी का इंटरेस्ट भी लिखा हुआ था इसके आगे भी 8% दे रखा है, तो मैंने 8% इसलिए वहां पे निकाल के देख लिया था। उसके बाद बुक्स दे टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखे हैं। देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस आने तो मेरे यहीं पे चाहिए, लेकिन हमने रिसिप्ट साइड पे देखा था कि उसने मेरे को एक चीज दे रखी थी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। और मुझे पता है जब मुझे टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला है तो मैं उसका खर्चा भी उस डोनेशन में से ही लेस करूंगा। और वो कहाँ पे होगा, और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मेरा बैलेंस शीट में लिखा होगा, तो उसका खर्चा भी मैं बैलेंस शीट में लेस करूंगा। जो मेरे को डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया हुआ था वो 50,000 रुपये दिया हुआ था। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो मेरे को दिया हुआ था वो 50,000 रुपये मेरे को दिया हुआ था, और खर्चा कह रहा है सिर्फ 10,000 हुआ है, तो वो 10,000 तो मैं आराम से लेस कर दूंगा। अगर मेरा खर्चा 60,000 हुआ होता तो फिर मैं एक्सपेंस 10,000 से यहाँ पे दिखाता, लेकिन मेरा खर्चा ही 10,000 हुआ है और मेरे पास पहले से फंड पड़ा हुआ है कितने का, 50,000 का, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद बुक्स दे रखी है भाई। बुक्स अगर स्कूल की बात हो रही होती तो बुक्स मेरा कंज्यूमेबल आइटम होता, याद रखना। अगर स्कूल की या लाइब्रेरी की बात होती है तो बुक्स मेरे लिए कंज्यूमेबल आइटम होता है, लेकिन जब किसी और चीज की बात हो रही है और बुक्स दे रखी है तो उसके लिए वो क्या होगी, उसकी फिक्स एसेट्स होगी, जो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद न्यूज़पेपर दे रखा है भाई, न्यूज़पेपर 1000 ये लिख दिया। उसके बाद उसने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है, वो ये लिख दिया। बैलेंस शीट दे रखा है, वो बैलेंस शीट में जाता है। अब इस साइड का टोटल करो और इधर का टोटल करो, आपका आंसर आ जाएगा। उस साइड का टोटल किया तो मेरा टोटल आ गया 2,81,300, और मैंने इस साइड का टोटल किया तो मेरा आ गया 1,30,700। यानी कि फिर से मेरा एक्सपेंस कम है और इनकम ज्यादा है, और जब मेरी इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंस से तो क्या होता है, मुझे सरप्लस होता है। इस सरप्लस को यहाँ पे मैंने शो कर दिया 1,70,600 के नाम से। क्यों, क्योंकि मेरी ये वाली साइड कम थी, तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए इस साइड पे लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बीच में दे दिया है, तो बैलेंस शीट में कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है वो देखते हैं, और कौन सी चीज काम पे आएगी वो भी देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो उसने हमें गिवन दे रखा है, स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। कहता है स्पोर्ट्स फंड दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को 3,50,000। लो भाई स्पोर्ट्स फंड लिख दिया हमने 3,50,000। फिर उसके बाद कहता है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000। भाई ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है इसने 3,50,000 की, इसी फंड में से इन्वेस्टमेंट कर दी, ये आ गए भी 3,50,000। अब इसमें से लेस क्यों नहीं करी, क्योंकि भाई फंड तो आपके पास मौजूद है ना, एक एसेट आपके पास है, आपने खर्च नहीं करी है, वो एसेट्स है आपके पास, इसलिए इसको लेस नहीं किया जाएगा, याद रखना। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, इसने कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ये इन्वेस्टमेंट करी थी इस पे इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट इसमें नहीं ऐड होगा और ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन करे थे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो इससे रिलेटेड इनकम होगी इस फंड से, वो इस फंड के अंदर ही ऐड होगी। तो इस फंड से रिलेटेड इनकम क्या है, इस फंड में से हमने इन्वेस्टमेंट करी और इस इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई, तो यानी कि इस फंड की इनकम है, तो हमें कहाँ दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये 40,000 हमने दिखा दिए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कह रहा है डोनेशन भी मिला है भाई स्पोर्ट्स फंड के लिए, भाई इसी फंड के लिए डोनेशन मिला है तो हमें डोनेशन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, कह रहा है भाई इसी का खर्चा हुआ है कितने का, 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का प्राइज देने के लिए, अवार्ड प्राइज देने के लिए खर्चा किया इन्होंने एक्सपेंस के 1,00,000 रुपए का, तो वो एक्सपेंस भी इसी में से रिलेट है, एक्सपेंस इससे रिलेट करता है तो इसी में से लेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि भाई एक खर्चा और हो गया, स्पोर्ट्स के इवेंट कराने के लिए आपका एक्सपेंस हो गया, तो वो भी इससे रिलेट करता है तो इसमें से लेस करना पड़ेगा। अब इतना टोटल आप इसमें से लेस करोगे, ऐड करोगे, टोटल जो आपका आएगा 4 लाख, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कह रहा है,
उसके बाद एक फंड और दे रखा है जनरल फंड, मैंने बताया था कैपिटल फंड को ही जनरल फंड बोलते हैं। भाई जनरल फंड दे रखा है 8 लाख रुपए का, यहाँ लिख दिया। कह रहा है जनरल फंड में से इन्वेस्टमेंट कर दी, भाई जनरल फंड है कुछ भी कर सकते हैं, तो जनरल फंड से इन्वेस्टमेंट कर दी, ये कर दी भाई हमने इन्वेस्टमेंट कितने की 8 लाख रुपीस की। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, याद रखना भाई कैपिटल फंड है, अगर इसका इंटरेस्ट मिला है तो इससे रिलेट करे ना करे, कोई भी चीज हो रही है हमारे एनपीओ के अंदर वो इससे रिलेट करे ना करे, इसके अंदर ऐड लेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है या नॉर्मल इनकम है। तो भाई अगर जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट पे मेरे को इनकम हो रही है तो मुझे यहाँ पे इसमें ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहाँ पे दिखानी होगी, इसकी सारी ऐड लेस वाली चीजें कहाँ पे जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। तो जो इसका मेरा इंटरेस्ट मिला है ना वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरी इनकम हुई है इंटरेस्ट की, वो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कैसे, जब भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरा डेफिशिएट या सरप्लस जो निकलेगा, वो अगर डेफिशिएट निकलता है तो इसमें से लेस होगा, सरप्लस निकलता है तो उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे ना दिखा के मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाऊंगा ना तो इनडायरेक्टली अपने आप इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कैपिटल फंड या जनरल फंड में। लेकिन उसके अलावा और कोई फंड मेरे को दिया हुआ है स्पेसिफिक फंड, तो उसके अंदर ऐड या लेस मेरे को यहीं पे दिखाना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। बस इसी के साथ आपके 40 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या क्या दिया हुआ है, देखो सब्सक्रिप्शन दे रखा है, फिर से इसने 3 साल का दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ करंट ईयर का उठाना है क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग अलग दे रखा है। तो पिछले साल का भी अगर आप ऐड करके लोगे या टोटल लोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर का भी लेस करना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर का भी लेस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप क्या करो, सीधे करंट ईयर का ही उठा लो, तो हमने उठा लिया 60,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो चलो पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन। 60,000 हमने उठा लिया रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में से करंट ईयर का उठा लिया। उसके बाद नीचे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, कह रहा है इस साल के लास्ट में, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, इस साल के लास्ट में 16,200 आउटस्टैंडिंग है। इस साल के लास्ट में 16,200 मेरे क्या है, आउटस्टैंडिंग है। उसने ये नहीं बोला कि इस साल के ही है, उसने ये नहीं बोला इस साल के ही है, उसने बोला साल के लास्ट में इतना आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब इसके अंदर पिछले साल का भी ऐड हो सकता है। तो देखो उसके अगली लाइन में क्या कह रहा है, उसकी अगली लाइन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है 1200 इज स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 2016 to 17, यानी कि 2016 से 17 के 1200 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो 1200 रुपए भी इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो मैं 1200 रुपए इसमें से लेस करूंगा तो मेरी अमाउंट आ जाएगी 15,000, 15,000, जो मेरा क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना, 15,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। मुझे कैसे पता चला, मुझे नीचे लिखा हुआ 16,200 साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है। अगर वहां पे ये नहीं लिखा होता 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, वहां पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर लिखा होता, तो इसका मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग क्लियर लिखा होता। लेकिन वहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, तो यानी कि पिछले साल का भी ऐड है। पिछले साल का हमने आउटस्टैंडिंग लेस किया तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें मिल गया। करंट ईयर का रिसीव हमारे पास था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाल लिया, दोनों को प्लस करा और बाहर लिख दिया। ये होगी मेरी सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने, डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल, है ना भाई, डोनेशन के आगे नाम दे रखा है, पर्पस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद एंट्रेंस फी दे रखी है, एंट्रेंस फी आपको पता है आपकी क्या होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो एंट्रेंस फी आपकी यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है भाई मुझे सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, भाई ओल्ड मैगजीन की सेल हुई है, लिख दी, ठीक है। अब दूसरी साइड पेमेंट वाली साइड पे आ जाते हैं। पेमेंट वाली साइड पे देखो सैलरी दे रखी है, सैलरी पेड करी, आपका क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लिख दिया। पोस्टेज दे रखा है, लिख दिया। पोस्टेज के बाद रेंट दे रखा है, रेंट भी लिख दिया। रेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 11,500 रुपए का, स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 रुपए का दे रखा है, हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, कहता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का,
यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंज्यूमेबल आइटम। और कंज्यूमेबल आइटम का फॉर्मेट आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर को भी ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा। देखो परचेज ड्यूरिंग द ईयर ये रहा, उसमें ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरी वैल्यू आई वो आ गई कितनी, 10,000। ये दोनों चीजें मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने ऐड लेस किया और बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस दे रखा है मुझे 3100। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो मुझे नहीं पता किस चीज पे खर्च हुआ है, लेकिन खर्च हुआ है, तो मैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से लिख देता हूँ। लिख दिया। उसके बाद भाई मेरे को फर्नीचर दे रखा है, 1 अक्टूबर 2017 को परचेज किया था 20,000 रुपए का। फर्नीचर तो आएगा हमारा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर 2017 को सॉरी 2017 को परचेज किया था, इसका मतलब उसने डेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन के लिए गिवन होगी। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे को डेप्रिसिएशन भी दे रखा है फर्नीचर का, तो देखो फर्नीचर तो नहीं आएगा यहाँ पे, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन आएगा जो कि मुझे दे रखा है 10%। डेप्रिसिएशन क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इसलिए मेरे को डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिखना होता है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखो 10% दिया हुआ था, पहले मैंने 10% निकाला और 6 महीने हुए थे फर्नीचर को खरीदे, तो 6 महीने के लिए लगेगा, तो 6 महीने के लिए कितना आएगा, 1000 आएगा। 20,000 का फर्नीचर, 10% निकालो 2000 आएगा, 6/12 से डिवाइड करो तो आपका 1000 आएगा, जो 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट दे रखी है, देखो ध्यान से देखना, 10% इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है एसेट्स होती है तो बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन उसके आगे जो वो 10% लिखा है ना, वो हिडन एडजस्टमेंट है। उसके आगे वो 10% लिखने का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। वो 10% क्या है, उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उसका इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है ना, पूरे क्वेश्चन में उसका इंटरेस्ट कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट 70,000 की थी, 10% निकाला, कितना आ गया, 7,000, ठीक है। 7,000 पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन वो खरीदी कब थी इन्वेस्टमेंट, वो खरीदी थी हमने 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि उसको खरीदे भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा, याद रखना, देना नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, देना नहीं होता, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितने महीने का, 6 महीने का। 7,000 का 10% निकाला, 7,000 आया, 6 महीने के लिए निकाला, 6/12 से डिवाइड करा, तो मेरा आ जाएगा 3,500। तो ये मेरा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी इनकम है, ये लिख दिया मैंने, एक्रूड इंटरेस्ट 3,500 लिख दिया। फिर उसके बाद और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दिया हुआ। अब आप टोटल कर लेना, उस साइड का टोटल करोगे तो 80,050 आ जाएगा, इस साइड का टोटल करोगे तो 69,850 आएगा, लेस